वंदे मातरम बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 का पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे। उस पर हम चर्चा करेंगे। पाठ पढ़ने के पहले हम इस पाठ के लेखक लेखिका जो हैं उनके बारे में जानेंगे, पाठ का सारांश जानेंगे और पाठ की व्याख्या, और उसके बाद पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इस तरह से हम पाठ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ की जो लेखिका हैं उनका नाम है जया जादवानी, जिनका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी है और इन्होंने हिंदी की कई विधाओं में अपना योगदान दिया है, लेकिन मुख्यतः उपन्यास, कविता और कहानी लेखन में ये ज्यादा प्रसिद्धि इन्हें मिली थी। इनकी मुख्य रचनाएं थी 3 कविताओं का संग्रह है इनके, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है, कोई एक मुट्ठी है शर्त। 3 कहानी संग्रह थे जो प्रसिद्ध हुए, मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। और 3 ही इनके उपन्यास भी प्रसिद्ध हुए, तत्वसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठो पानी, खारो पानी। ये तो लेखिका का परिचय और उनकी रचनाएं। और उनको जो सम्मान मिला था, एक छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी की ओर से उन्हें सम्मान से नवाजा गया था। हिंदी की एक अप्रतिम कलाकार थी, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही उन्नत तरीके की अनोखी गद्यकार थी और कवि थी। कहानी जगत में भी इनकी अपनी अलग पहचान थी। ये हिंदी साहित्य की युवा वर्ग की एक सशक्त कहानीकार थी, जिनमें इतनी क्षमता थी कि अपने आसपास के विषय को कहानियों का रूप देकर के समाज को एक संदेश देती थी। यहाँ पर हम उनकी लिखी हुई एक कविता का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। अब आता है पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में कवयित्री पाठ के सारांश के रूप में यह कहना चाहती हैं, इस कविता में कवयित्री ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अर्थात जैसा कि पाठ के नाम से है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय तो है, लेकिन इतना ज्यादा भी कठिन नहीं है कि जिसका हम समाधान ना कर सके। हमें उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके, कोशिश करके जो ये कठिन समय है उसको हम सरलता में परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। ये इतना भी कठिन समय नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर सकते। तो कवयित्री कहती हैं कि हे मानो, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। कठिन है लेकिन सबसे कठिन नहीं है। इसके लिए अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए। जैसे उन्होंने कहा कि एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अभी भी एक तिनके एकत्रित कर रही है, वह निराश नहीं है, वह तिनके तिनके एकत्रित करके अपना घोंसला बना रही है। एक तिनका रख के गई, दूसरा लाने के लिए उड़ान भरने की तैयारी में है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही उसे थामने के लिए कोई एक हाथ तैयार बैठा हुआ है।
इस 4 पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री यह कहती है कि हे मनुष्य, यह वक्त कठिन है लेकिन सबसे कठिन नहीं। अगर तुमने अपना लक्ष्य बना लिया है, निर्धारित कर लिया है और तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे, तो तुम्हें सन्मार्ग पर लाने हेतु, तुम्हें उस मार्ग की ओर, जो लक्ष्य तुझसे भटक गए हो, उस मार्ग पे वापस लाने के लिए कोई ना कोई हाथ अवश्य आगे आएगा, जो अनुभवी होगा, जो तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे कार्य की कठिनाइयों को दूर करेगा। फिर उन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया कि रेलगाड़ियां मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। रेलगाड़ियां गतिशीलता का प्रतीक हैं, निरंतर चलती रहती हैं और मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती हैं। और जो लोग रेलगाड़ियों पे नहीं चढ़ पाए हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी एक रेलगाड़ी आएगी जो बचे हुए लोगों को उनके स्थान तक, गंतव्य तक, उनकी मंजिल तक उनको पहुंचाएगी। अर्थात तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है कि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच नहीं करो। अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा है। दैट तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको तुम पाने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो, निराश मत हो। अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लक्ष्य को पूरा होने की राह देख रहा है और वह तुम्हारे लिए अपने प्रेम को दर्शा रहा है। इससे कविता ने ममता और वात्सल्य की ओर संकेत किया है कि सूर्य अस्त होते ही, यानी शाम ढलते ही, घर में स्वजनों का इंतजार होने लगता है। कवयित्री ने यह भी कहा है कि सदियों से बूढ़ी नानी जो संसार भर में बच्चों को कहानियां सुनाती है, उनकी कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, जो कि शिक्षाप्रद है। उससे ही कहानी के अंतिम हिस्से में ही हमें सीख मिलती है, अर्थात तुम भी आगे बढ़ सकते हो। अंत में कवयित्री मार्मिकता से वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप में कहती हैं कि अंतरिक्ष पार जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए गए थे, उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते हुए, कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपने प्राण गंवा बैठे हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। लेकिन जो लोग बच गए हैं, उनकी खबर लेकर कोई ना कोई बस आएगी और अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां जो प्राप्त करने के लिए वो लोग गए थे, उनके बारे में हमें बताएगी। अतः हे मानव, तुम अपने उत्कर्ष और आशावाद की ओर मुख करके निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य से भागने की कोशिश मत करो, लक्ष्य से हारने की कोशिश मत करो, निराश मत हो। तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा जो तुम्हें इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और दुख नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का क्षण नहीं है। तुम अगर चाहोगे तो तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से पूरी कविता में कवयित्री ने यह बताने का प्रयास किया है। अब तीसरा हिस्सा आया पाठ की, कविता की व्याख्या। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती
थामने को बैठा हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 8 से भाग 3 के पाठ 8 के लिया गया है। कवयित्री जया जादवानी जी ने की द्वारा रचित यह कविता कठिन समय नहीं काव्यांश में जीवन के प्रति अद्भुत आशावाद दिखाता है। निराशा को त्याग कर आशा की ओर बढ़ने की बात की गई है। अनेक उदाहरणों द्वारा कवयित्री ने यह प्रमाण साबित किया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री कहती है कि उसके आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब लोग आशावान हैं, आशावादी हैं। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रायः लोग समय को अपनी समस्या का कारण बताते हैं, परंतु कवयित्री ऐसा नहीं मानती है। कठिन समय होगा तो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं। जिस प्रकार से चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर एक एक तिनके को ला करके अपने घोंसला बनाती है और वो आशान्वित है, उसके अंदर एक आशा है कि मैं एक एक करके एकत्रित करूंगी और मेरा घोंसला तैयार हो जाएगा। हार नहीं मान रही है और धीरे धीरे ला करके अपना पूरा घोंसला बनाती है और अपना संसार, क्योंकि उसे उस घोंसला बनाना है, अपने बच्चों को उसमें सुरक्षित रखना है और अपना संसार बनाना है। उसी तरह से तुम कोई अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर कवयित्री कहती हैं कि पेड़ से गिरती हुई पत्ती को अभी भी कोई थामने के लिए तैयार बैठा है। मानवता अभी जिंदा है, अर्थात किसी भी व्यक्ति ने अगर लक्ष्य निर्धारित किया है और उसकी परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती हैं, तो लोग उनको संभालने के लिए कोई ना कोई अनुभवी हाथ आगे आएगा। जो तुम्हें जिस लक्ष्य से तुम भटक गए हो या तुम्हारे पास लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ मुसीबतों का दौर आया है, तो कोई ना कोई ऐसा अनुभवी होगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुमको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। सभी लोग अभी भी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है। सभी लोग अपने अपने गंतव्य की यात्रा में लगे हुए हैं। यानी रेलगाड़ियां किसका प्रतीक है? गतिशीलता का। जिस तरह से रेलगाड़ियां निरंतर गतिशील है और अपने मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में लगी हुई हैं, और जो लोग रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है, जो लोग बचे हुए हैं अभी भी अपने गंतव्य स्थलों तक, अपने मंजिल तक जाने की प्रतीक्षा में हैं और कोई ना कोई रेलगाड़ी आएगी जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इस तरह से कवयित्री यह कहना चाहती है कि अगर तुमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, लक्ष्य बना लिया है और उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनता आ रही है, विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, तो तुमको निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि तुम्हारी इस समस्या को दूर करेगा, तुम्हें सहारा देगा, तुम्हें उत्साहित करेगा ताकि तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर सको। फिर उसके अंतिम भाग में कवयित्री ये कहती हैं, अंतिम भाग में कवयित्री ये कहती हैं, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उसकी कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से।
दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसके माध्यम से कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि नहीं, अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है। ऐसा कहकर मनुष्यों को प्रेरित करती हुई कहती हैं कि जब रेलगाड़ियां, अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी, तुम्हारी मंजिल तक तुमको पहुंचाएगी, अर्थात तुम्हारी कोई मदद करेगा, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है, सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने के इंतजार में है। इसलिए तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। यानी अर्थात अगर तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो या मुसीबतों से घबरा जाते हो, निराशा के गर्त में चले जाते हो, तो कोई ना कोई होगा जो तुम्हारे इस लक्ष्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। उठो, आशावान बनो और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, तभी तुम उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। फिर आगे कवयित्री कहती हैं कि इस आगे के पंक्तियों में कवित्री यह संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए या अधिक सोचना नहीं चाहिए। अगर तुमने कोई कार्य शुरू करने के पहले ही तुम घबरा जाओगे, नर्वस हो जाओगे, नेगेटिव थॉट आएंगे, निराशा की भावना मन में बैठ जाएगी, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसके बारे में अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साध कर लक्ष्य बनाओ, उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे तो आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाओ और साधो, लक्ष्य बनाओ, उस हेतु कार्य करने का प्रयास करें। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर करना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियां सुनाती है, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है। अर्थात जैसे सारी कहानियां, जो भी हम कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये क्यूरियोसिटी रहती है, हमें ये उत्कंठा रहती है कि हम कहानी का अंतिम अंत क्या होगा। कहानी का अंत जानने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि कहानी के अंत में क्या हुआ। वही तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही तो सबसे शिक्षाप्रद होता है। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, कोई तो अंत में लिखते हैं ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अर्थात इस कहानी से क्या सीख मिली, तो वही हिस्सा अभी बाकी है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। यहाँ कहानियों की तुलना लक्ष्य से की गई कि यानी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अभी अपना तुम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो। साथ में कवयित्री कहती हैं कि अंतरिक्ष की जानकारियां प्राप्त करके अंतरिक्ष पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए, जो लोग अंतरिक्ष में गए थे कुछ जानकारियां प्राप्त करने के लिए, उन पे मुसीबतें आई और बहुत मुश्किल में पड़ गए, उनसे जूझते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उनमें से कुछ बचे हैं जिन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पर, अपने इस मिशन पर सफलता प्राप्त की है। वे बस जो गई है वो उन लोगों को लेकर वापस आएगी, जिसे हमें अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानकारियां मिल पाएंगी। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस कविता में कवियत्री ने मुख्यतः हमें ये सीख दी है कि धरती ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के अन्य ग्रह भी, जो बचे हुए लोग हैं, उनमें उनके अंदर एक उत्साह, एक लक्ष्य को प्राप्त करने की जो भावना है, उसका संचार होना चाहिए। अगर तुमने अपने लक्ष्य को बनाया
और तो जो भी परिस्थितियां आएंगी, कोशिश करोगे तो तुम उनसे सफलता प्राप्त कर लोगे। कहा भी गया है, जहां चाह है वहां राह है। ये है आपकी कविता की पूरी व्याख्या।